वेलकम टू सियासत मनाए। काफ़ी हैपनिंग हफ्ता। ग्यारी के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जो लवाहिकीन, जो ट्रूप्स हमारे लैंडस्लाइड और एवलांच के अंदर दबे हुए हैं, उनके लवाहिकीन से जाके मिले और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी। उसके बरक्स के जो उनकी अपने जो पावर पॉलिटिक्स थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमें चाहे यूनिलैटरली यकतरफा भी यहाँ से जाना पड़े तो चले जाते हैं, यहाँ पे ना घास उगती है ना यहाँ पे बैठने का कोई फ़ायदा है। उसके बाद चंद दिनों बाद इसी हफ्ते में ज़रदारी साहब और हमारे चीफ़ अवामी स्टाफ ने ग्यारी का विज़िट किया और वहाँ पे चीफ़ अवामी स्टाफ की वापस आने के बाद खुशाइन स्टेटमेंट्स आई कि पहले तो ये सियासी हुकूमतों का काम है कि वो डिसाइड करें सियासत से कब उतरना है या नहीं। फिर उन्होंने इशारा दिया कि हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे इसलिए हमें कोई शौक़ है, बल्कि इसलिए बैठे हैं इसलिए कि इंडिया ने यहाँ पे पोजीशन संभाली हुई हैं। और एक डायरेक्शन दी चीफ़ अवामी स्टाफ ने कि अब सिविलियन हुकूमतों को खड़े होकर इस काम को करना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब हमारी डीप स्टेट शायद रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगी। हालांकि आर्मी ने एक रेडियो स्टेशन खोलने का ज़रूर इरादा किया है, जिसके बारे में सवालात उठते हैं कि अगर आर्मी का काम है हमारी सरहदों की हिफाजत करना, तो फिर ये रेडियो स्टेशन का क्या काम। लेकिन खैर, ये इंडिकेशन दी कि अब सिविलियन हुकूमतों का काम है और अगर हमारा प्लेबिसेट हो जाता है, सीज़ फायर हो जाता है, तो हमारी आर्मी जो है उसके पीछे चलने को तैयार है। खुशाइन स्टेटमेंट, जिसके बाद सिविलियन हुकूमत को कुछ करना चाहिए था इस तरह कि वो लगे कि वो हुक्मरानी करने के अंदर संजीदा है। लेकिन मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियोज़ बांटे गए। पीपल्स पार्टी अपनी पंजाब के अंदर पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ काफ़ी नोवेल मिनिस्ट्रीज़ क्रिएट की गई, जिनमें से एक है जो इस्लामाबाद की सड़कों का और इस्लामाबाद के पुरसाने हाल का ख्याल रखने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है। वफाकी सतह पे एक मिनिस्ट्री है जो कि कैपिटल डेवलपमेंट का ख्याल रखेगी। फिर एक और मिनिस्ट्री है जो कि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे हम लोग किंजर लेक के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट की डंपिंग को रोक नहीं सकते, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक मिनिस्ट्री बना दी गई। बहुत सारे मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियोज़ हैं। मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन है शमशान बुखारी साहब, जो 2 के बाद 3 लफ्ज़ कह नहीं सकते टीवी पे, चाहे जितने भी अच्छे आदमी हों। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स और संजीदगी के साथ टेररिज्म का मसला हमने, अगर आपने करनी थी काफ़ी सारी पोर्टफोलियोज़ ऐड, अगर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को स्ट्रेंथन ही करना था तो 4-5 ही बना देते। लेकिन मिनिस्ट्रीज़ अगेंस्ट टेररिज्म, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुछ मिनिस्ट्रीज़ बना देते। हमारी अनफॉर्चुनेटली हम फोकस उसी इंसिडेंट पे करना चाहेंगे जो पिछले वीकेंड हुआ, जहां बन्नू के अंदर प्रिजन के ऊपर एक जेल ब्रेक हुई, जिसके हम अगर उसको स्ट्रेच करें तो कुछ इस तरह कि पाकिस्तान के अंदर फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के हवाले से, हमारी जो विटनेसेस के हवाले से जो हमारी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है वो बुरा है, हमारी जो तफ्तीशी अमल है वो कमज़ोर है। लिहाजा कुछ इस तरह होता था कि चंद महीने पहले एक खुदकुश हमलावर पकड़ा गया, जैकेट पहना हुआ, तो वो पुलिस के, आप सोचिए पुलिस या फ्रंटियर कंस्टेबलरी के लोगों का क्या गुजरी होगी उनके ऊपर, उन्होंने क्या सोच के एक ऐसे आदमी को पकड़ा होगा, अपनी जान अपनी हथेली पे रख के पकड़ा होगा। वो आदमी जिसके सामने, आपके सामने वो सुसाइड जैकेट पहने बैठा है। अब उसको जब पकड़ लिया तो उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के सामने जब प्रोड्यूस किया तो हमारे बेचारे जजेस, नॉर्मल जजेस, उनको अपनी ज़िंदगी के ख़तरे, उनके ऊपर इल्ज़ामात, उनको धमकियाँ, जज साहब ने फरमाया कि हम ये आदमी मासूम है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और उनकी दलील ये थी कि ये सुसाइड जैकेट तो पहना हुआ था लेकिन क्योंकि फटा नहीं, इसलिए हमारे पास कोई मुस्बत सबूत नहीं है कि ये खुदकुश हमलावर ही था। ये स्टेट है हमारे विटनेस और हमारी क्राइम्स के ऑर्डिनेंसेस की। अब इस पे सितम ज़रीफ़ी ये कि जो पिछले वीकेंड हुआ वो कुछ इस तरह कि आप अगर तसव्वुर करें एक हाई ग्रेड टेररिस्ट पकड़ा गया सुसाइड जैकेट पहने हुए, या जो ये केस था अहमद राशिद का कि वो प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर हमले हुए इंटरनली नेवल ऑफिसर होते हुए मुलव्विस हुआ, वो हमले में मुलव्विस पाया गया, उसको आर्मी ने ट्राई किया। ये हमें इसका कुछ नहीं पता कि उसको कहाँ रखा, कहाँ खड़ा किया, इसका हमें बस बाद में ही जाके पता चला। लेकिन ये आदमी, आप इसी तरह इसको लोकेट कर लें कि खुदकुश हमलावर जो है वो जैकेट पहने पकड़ा गया। इसको उठा के हमने रखा बन्नू में, बन्नू कोहाट रोड पे, बन्नू सेंट्रल जेल में रखा, जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन अंडर साउथ वजीरिस्तान। वहाँ पे रखने की अव्वल तो वजह क्या थी, लेकिन वहाँ रख लिया। अब हमारे मिलिटेंट्स आते हैं, आप सोचें इसको पकड़ा, ट्राई किया, सारी फ्रंटियर क्राइम्स के प्रॉब्लम्स के बावजूद ट्राई किया, विटनेसेस के ना होने की वजह से, ऐनी शाहिदों के ना होने के बावजूद भी आपने ट्राई किया, फ़ौज की कोर्ट्स थे, शायद इसलिए हो गया। उसके बाद 200 के लगभग लोग 50 गाड़ियों में भर के आते हैं रॉकेट लॉन्चर्स लेके, और प्रिजन की दीवार पे एक रॉकेट लॉन्चर मारते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले फ़रार, और वो अंदर आते हैं, वो प्रिजन को जेल ब्रेक करते हैं, अल्लाह अकबर की चांट्स होती हैं, और वो जैसे कि कोई अपने बड़े मकसद में कामयाब हो गए। और फिर ये जो 10 अहम प्रिजनर्स हैं, इनको रिहा करते हुए सिर्फ लेके भागते नहीं हैं, उनको कोई भागने वागने का डर नहीं है, उनकी दस्तारबंदी होती है, उनको पगड़ी पहनाई जाती है, और उनको फिर बाइज़्ज़त तौर पे गाड़ी में बिठा के एक बादशाह की तरह लेके वापस ले जाया जाता है। और फिर अगले दिन सुबह को रियासत पाकिस्तान का एक कैदी वापस आ जाता है, और वो कहता है, उससे पूछा जाता है भाई वापस क्यों आ गए, तो वो कहता है मेरी कैद कम थी। तो हमारी स्टेट की रिट कुछ इस तरह है बन्नू में कि
कैदी खुद चुनता है कि जी मैं वापस चला जाता हूँ जेल, अभी मेरी कैद कमी है, इन लोगों से कौन खामखाई में प्रॉब्लम्स लेगा। हमारे आज मेहमान है सलीम साफ़ी साहब, अफ़गानिस्तान के ऊपर एक्सपर्ट हैं, इस एरिया के ऊपर एक्सपर्ट हैं, ये तालिबान आइडियोलॉजी पे एक्सपर्ट हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर काबुल के अंदर अटैक्स होते हैं, अक्रॉस अफ़गानिस्तान अटैक्स होते हैं, और फिर बन्नू की ये जेल ब्रेक होती है, आप कोई कनेक्शन देख रहे हैं सर? कुछ इस तरह देख रहे हैं कि ये तालिबान का स्प्रिंग ऑफेंसिव अगर अफ़गानिस्तान में है तो ये पाकिस्तान में भी इसके नताइज कुछ इस तरह हैं कि जो उनके कैदी हैं वो उनको छुड़वा लेंगे, जिस तरह सुपरमार्केट के अंदर कोई जाता है कुछ ख़रीदने? जी, कनेक्शन तो इस हद तक है कि अगरचे पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत ये समझती हैं कि अफ़गानिस्तान के तालिबान टोटली अलग फिनोमेना हैं और पाकिस्तान के अलग हैं, लेकिन मैं ख़ुद इस नज़रिए या इस थ्योरी का हामी नहीं हूँ। मेरे नज़दीक अगरचे कुछ प्रायोरिटीज़ में या जो वक्ती कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें फ़र्क है, और ये भी है कि इस वक्त अफ़गान तालिबान का टारगेट पाकिस्तानी फ़ोर्सेस नहीं हैं, जबकि टीटीपी का नंबर 1 निशाना पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ही होती हैं। लेकिन एक वसी तनाजुर में मैं अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को एक दूसरे से अलग नहीं समझता, और मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानाइजेशन है वो अफ़गान तालिबान का एक्सटेंशन है, क्योंकि जो टीटीपी की क़यादत है वो मुल्ला मोहम्मद उमर को अपना अमीरुल मोमिनीन मानती है, और आज तक अफ़गान तालिबान ने भी कभी पाकिस्तानी तालिबान को उस तरह डिसोन नहीं किया जिस तरह के हमारे लोग उनसे तवक्को कर रहे हैं। तो एक तो चूँकि दोनों बॉर्डर के आर पार मैं एक ही फिनोमेना समझता हूँ। दूसरी मुझे ये एक मुमासलत नज़र आती है कि अफ़गानिस्तान में गर्मी के मौसम को जंगों का मौसम कहा जाता है। वहाँ सोवियत यूनियन के दौर में भी चूँकि मुजाहिदीन गुरीला जंग करते थे और ज़्यादा उनके ठिकाने पहाड़ों में होते थे, और अब भी तालिबान ज़्यादातर पहाड़ों ही को अपने मस्कन और ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर उधर चूँकि बर्फ़बारी होती है तो अमूमन जो फाइटिंग फोर्सेस होती हैं वो सर्दी के मौसम में तैयारी करती हैं और गर्मी के मौसम में फिर वो लड़ती हैं। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने तैयारी की है भरपूर, और मुझे लगता है कि ये जो गर्मी का मौसम है ये अफ़गानिस्तान में बहुत खुनरेज़ साबित होगा, और उसका पहला ट्रेलर उन्होंने चला दिया गुज़िश्ता रोज़ काबल, गर्देज़ और जलालाबाद वग़ैरह में कार्रवाइयाँ करके। इसी तरह जो ट्राइबल बेल्ट है और ख़ुसूसन नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान, यहाँ पे भी सर्दी शदीद होती है, और इधर भी ये लगता है कि ये लोग सर्दी के मौसम को तैयारी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी साइड पे कुछ और फैक्टर्स भी साथ मिल गए थे जिनकी वजह से गुज़िश्ता चंद माह के दौरान निस्बतन खामोशी रही उन महाज पे, और अब लगता है कि जब पाकिस्तान ने दोबारा अपनी पॉलिसी के कुछ डायरेक्शन वाज़े कर दिए हैं तो पाकिस्तानी तालिबान की तरफ से ये कार्रवाई पहला इशारा था या पहला ट्रेलर था उन कार्रवाइयों का जो शायद वो मुस्तक़बिल में जिनका मंसूबा बना चुके हैं। साफ़ी साहब थैंक यू, तफसीली आपने जवाब दिया। सर मैंने इफ्तिखार अहमद साहब से बात की और बहुत सारे और लोगों ने, एक एक्स आर्मी ऑफिसर ने भी लिखा कि ये जो बन्नू कोहाट रोड है इसके ऊपर एक गाड़ी भी नहीं चल सकती हमारे खुफिया इदारों के ना जाने हुए। ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे मूवमेंट हो और हमारे इदारों को ना पता हो। सर ये तो 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय था। एक आर्मी के ऑफिसर ने लिखा कि ये ऐसा मुमकिन शायद भी हो अगर तो इस तरह के बन्नू के अंदर बहुत तालिबान पसंद लोग हैं तो उन्होंने शायद ये चीज़ें लास्ट मिनट फराहम कर दी गई हों। लेकिन फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि सारी बंदूकें कहाँ से आईं, सारी गाड़ियाँ, सारे लोग इस तरह ऑर्गेनाइज कैसे हुए, बहुत सारी चेक पोस्ट हैं इस रोड पे। सर ये पर्टिकुलर अटैक था, ये फेलियर ऑफ द स्टेट क्या मुसलसल इसी तरह होता है या इसके अंदर कुछ कोई प्रॉब्लम देखी जाती है कि ये कैसे आए, इतने सारे लोग मिलिट्री फॉर्मेशन में कैसे पहुँचे, इन्होंने अपना पूरा एक्शन क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के हुए बगैर, कुछ भी हुए बगैर, विदाउट अ सिंगल कैजुअलिटी, ये सब किस तरह हो गया? असल में एक तो इसमें बन्नू कोहाट रोड इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि बन्नू मीरानशाह रोड इस्तेमाल हुआ है, और ये बात इस हद तक ठीक है कि वहाँ पे चेक पोस्टें हैं। असल में आप देखें कि इस मामले पे हमारी कौम से सच नहीं बोला जा रहा है, और फिर अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया की तवज्जो है वो भी उस रीजन की तरफ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि स्वात में, बाजवड़ में और कुछ दीगर इलाक़ों में
मिलिट्री कार्रवाइयाँ किसी हद तक तालिबान को ज़ौक़ पहुंचा चुकी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ या इस एरिया से या इन इलाकों से तालिबान को मुकम्मल तौर पे डिसमेंटल कर दिया गया है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो जनूबी पख्तूनख्वा का जो जनूबी अज़ला हैं वहाँ अमलन तालिबान का खौफ है, तालिबान की रेट है, और वहाँ पे हुकूमती एहलकार भी हर वक्त तालिबान के खौफ में होते हैं। यानी इन इलाक़ों में पहले भी तालिबान की प्रेजेंस थी और आज भी है। दूसरा, जिन इलाक़ों को क्लियर डिक्लेयर कर दिया गया है तो उधर भी रियासती रेट उस सूरत में इस्टेब्लिश दोबारा नहीं हुई है जिस पहले से थी, बल्कि इस वक्त आप देखें कि तालिबान को ये इस्तेदाद हासिल है कि वो पेशावर शहर से, कोहाट शहर से या बनू शहर से जिस वक्त चाहें किसी बंदे को उठा सकते हैं और कबायली इलाकों में ले जा सकते हैं। फिर एक और, मैं अक्सर औकात ये कहता रहता हूँ कि हमने अगरचे एक तरफ तो कबायली और पख्तून आवाम को भी एक बड़ी मुसीबत और आजमाइश से दो चार कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। वजह उसकी ये है कि उनको वहाँ पे हमने सालों से तैनात कर दिया है। अब वो बेचारा अगर पाटक पे खड़ा है और ड्यूटी दे रहा है, वो वहाँ के मकामी लोगों को नहीं जानता, उससे वाकिफ़ नहीं है। उस पे बुरक़े में भी ख़ुदकुश हमला हुआ है, उस पे क्लीन शेव ने भी किया है, उस पे दाढ़ी वाले ने भी किया है, उस पे पगड़ी वाले ने भी किया है, और उस पे बाज़ औक़ात ख़वातीन ने भी किए हैं। इसलिए अब वो हर बंदे को शक की नज़र से भी देखता है। फिर हम उस पर तनकीद करते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े पुरअमन शहरियों और मुअज़्ज़ज़ लोगों की सुबकी हो जाती है उनके हाथों, तो वो मोहब्बत भी उनको वहाँ के लोगों से नहीं मिल रही जिसके वो मुस्तहिक हैं। दूसरा ये कि पिछले सालों में आज तक ये बिल्कुल रूटीन में हो रहा है कि महीने में 10, 15, 20, 30 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मर जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि आप ना हमें अप्रिशिएट करते हैं, ना कोई हमारे हुक्मरानों की तरफ से वो तायीद और शाबाश मिलती हैं, और न ज़िक्र करते हैं हमारी उन कुर्बानियों की, उसके जवाब में उनको क्रिटिसिज्म मिलती है। तो एक तरफ वो इस आजमाइश से दो चार है, दूसरी तरफ उनको कोई क्लियर लाइन नहीं दी गई है। मसलन आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान की मिसाल ले लें तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड है 2002 से, इसी तरह ये उनके पार्टिक्स भी हैं, लेकिन नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ना तो उनको ऑपरेशन करने दिया जा रहा है और ना कोई पॉलिटिकल सलूशन निकाल के उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अब एक अजीब तमाशा हुआ है और इस कन्फ्यूजन की वजह से रियासती इदारे अमलन नाकाम नज़र आ रही हैं, लोगों का भी उनसे एतमाद उठ रहा है, और फिर इस तरह के वाक़यात के नतीजे में भी उनकी क्रेडिबिलिटी मज़ीद मुतासिर होती है। और इस कन्फ्यूजन और इस सूरत हाल में बाज़ औक़ात ये वाक़यात भी सामने आ जाते हैं जिस तरह के उस रोज़ आ गया। मसलन इस वक्त हकीकत ये है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हुकूमती रेट नहीं है, बल्कि वहाँ पे तालिबान की रेट है, और फिर उससे ज़ाहिरी बात है कि जो जुड़े इलाके हैं ये बनू वग़ैरह के, तो एक तो वो मेन सड़क भी अपनी जगह पे है, लेकिन बनू और मीरान शाह के दरमियान कई और रास्ते भी हैं जिनको तालिबान यूज़ कर सकते हैं इस तरह की कार्रवाइयों के लिए। सर साफ़ी साहब, ये एक ब्रेक लेते हैं। सर ब्रेक के बाद मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि फिर क्या बनू मीरान शाह रोड से ही अगर आए ये, तो ये उस रोड पे ये मुतवक्के है कि आप 50 गाड़ियाँ डबल डोर 10-10 लोग गाड़ी के अंदर, और फिर उनको 200 और कैदियों को अपने साथ लेके भी जाना था, तो एक रेला जो वापस गया होगा वो तो 500 का होगा। क्या ये वाकई में मुमकिन है? और इन 10 हाई प्रोफाइल टारगेट्स को कम से कम बन्नू में रखने की ज़रूरत क्या थी? आप देख रहे हैं सियासत बनाए। हमारे आज मेहमान है सलीम साफ़ी साहब। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।